ठीक है। और आज की हमारी जो थ्योरी है वो यही है कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, इट मीन्स कि एक प्रॉब्लम आपके सामने आई और आपने जब उस समस्या का समाधान करना चाहा तो आपने ये नोटिस किया कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम तो कंप्लीट है ही नहीं, इट मीन्स मेरा जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है। जब क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आप उसका आंसर सही तरीके से दे देंगे? बिल्कुल नहीं। तो यही थ्योरी है आज की हमारी कि जब तक हम बच्चे के सामने कोई चीज या कोई क्वेश्चन या कोई भी विषय सामग्री जो है वो पूर्ण रूप से नहीं रखेंगे तब तक बच्चा उस समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये थ्योरी आपने 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम सुने होंगे, मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कॉफका। जी, मैं जो थ्योरी की बात कर रहा हूँ वो अभी तक आप लोगों के सॉरी अभी एक कॉल आ गई थी, उसके लिए मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। मैं जो थ्योरी की बात कर रहा हूँ वो है इनसाइट थ्योरी, लर्निंग की इनसाइट थ्योरी या सूझबूझ का सिद्धांत। जो सूझबूझ का जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से समग्रता के नियम पर आधारित है। और समग्रता का नियम क्या कहता है कि यदि हमें किसी भी विषय वस्तु को, तो हम उस बच्चे को सबसे पहले पूरी परिस्थिति से अवगत करवाएंगे कि क्या चल रहा है। जब तक बच्चा पूरी परिस्थिति या पूरी समस्या से अवगत नहीं होगा तब तक वो समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो ये जो देन है, यानी समस्या जब तक हमारे सामने कंप्लीट रूप से नहीं होगी, पूर्ण रूप से नहीं दी जाएगी, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते। ये थ्योरी डेवलप की है मैक्स वर्दिमर ने। मैक्स वर्दिमर एक्चुअल में ये क्वेश्चन काफी लोगों को कंफ्यूजन भी करता होगा कि जो सूझबूझ का जो सिद्धांत है, इनसाइट जो थ्योरी है, वो किसने प्रोपाउंड की थी। इस सिद्धांत को खोजने वाला जो था या इसके ऊपर सबसे पहले जिसने काम किया था वो मैक्स वर्दिमर था। कोहलर ने इसके ऊपर सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया है। फाइन। और आपने तीसरा जो नाम आपके सामने आया, कॉफका। कॉफका ने सन 1920 के अंदर थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट लोगों के सामने रखी और ये थ्योरी लोगों के सामने रखने के बाद ही ये सिद्धांत शिक्षा जगत में सबसे ज्यादा प्रयोग होने लगा है। ठीक है। और इस थ्योरी को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब लर्निंग की थ्योरी करवाई थी ये बताया था कि जो ये गेस्टाल्ट जो थ्योरी है ये मूल रूप से संज्ञानात्मक जो सिद्धांत आते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि हमारी बौद्धिक क्षमताओं से जो थ्योरी संबंधित है वो एक है समग्रता का या पूर्णाकार या गेस्टाल्ट या फिर सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है। वैसे तो इस सिद्धांत के कई नाम हैं। मैंने जो पेज बनाया है इसमें मैंने कंप्लीटली लिखा भी है, अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं डालूंगा इसको। और लास्ट 2 दिन के जो पेज हैं वो भी आई थिंक पोस्ट नहीं हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी। चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इस सिद्धांत का एक जो नाम है गेस्टाल्ट, जो आपको पता है गेस्टाल्ट एक जर्मनी का शब्द है, जर्मन भाषा का वर्ड है। इसका मतलब ही होता है समग्र, पूर्णाकार। ठीक है। और इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस थ्योरी को, बस आपको ध्यान क्या रखना, एग्जाम के अंदर अगर ये आता है पूर्ण से अंश की ओर जो सूत्र जो हुआ प्रतिपादित हुआ था वो किस थ्योरी पे डिपेंड करता है, तो वो गेस्टाल्ट थ्योरी आपको आंसर देव करना है उसके अंदर। ठीक है। बाकी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, समग्र का सिद्धांत, और एक और इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपको बुक में नहीं मिलेगी, आहा अनुभव का सिद्धांत। यस, आहा अनुभव का सिद्धांत भी सूझबूझ का सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी है। इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है। ओके। ये जो थ्योरी थी कंप्लीटली एक तरह से समस्या समाधान थ्योरी कहलाती है। ठीक है। इसमें उच्च स्तर का जो चिंतन होता है वो जरूर शामिल होता है। बाकी जितनी भी जो अनुबंधन की जो थ्योरीज थी वो एक तरह से किसी ऑब्जेक्ट को देखकर या फिर पहले रिस्पॉन्स करके हम जवाब देते थे, लेकिन ये वाली जो थ्योरी है इसमें कंप्लीटली हमारा जो चिंतन होता है या फिर बौद्धिक क्षमताएं होती है वो सबसे ज्यादा यूज में ली जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मनुष्यों के लिए सबसे ज्यादा लागू होता है या फिर मनुष्यों के लिए सबसे ज्यादा फेवर कर रहा है, तो वो एक ही सिद्धांत है, सूझबूझ का सिद्धांत, जिसको आपने गेस्टाल्ट का नाम दिया है। फाइन। आप लोग अभी मेरे को कमेंट कुछ शो हो रहे हैं, प्लीज आप एक बार कमेंट बंद कीजिए, मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं टॉपिक करवाना चाह रहा हूँ आपको, उसके बाद आपके सारे कमेंट्स लूंगा। ठीक है। कमेंट्स के लिए अलग से सेशन में डाल दूंगा, फिलहाल मुझे एक बार ये कंप्लीट टॉपिक करवाने दीजिए। ठीक है। चलिए, इस सिद्धांत में आपको जो मेन बात याद रखनी है उसमें 5 पॉइंट है याद रखने हैं। वो 5 पॉइंट अभी मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर इन 5 पॉइंट्स को देखो, एक बच्चे में अगर हमें समझ विकसित करनी है या फिर इस सिद्धांत को एप्लीकेबल करवाना है रियल लाइफ सिचुएशन के अंतर्गत, तो हमें इन 5 चीजों का कंप्लीटली ध्यान रखना होगा। मैं अभी आपको 5 पॉइंट लिख के दिखा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 के 5 पॉइंट।
देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लक्ष्य। सेकंड जो पॉइंट है वो है बाधा। लक्ष्य, बाधा, फिर तीसरा पॉइंट आता है इसमें तनाव। मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी इनको। चौथा पॉइंट आता है संगठन, और पांचवा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है पुनर्संगठन। ये 5 पॉइंट्स जो हैं मैंने सामने लिखे हैं, ये पॉइंट्स को जरूर आप एक बार नोट कीजिएगा और इसको देखिएगा। पहला पॉइंट है इसमें लक्ष्य, दूसरा है इसमें बाधा, तीसरा है इसमें तनाव, चौथा है इसमें संगठन, और पांचवा है इसमें पुनर्संगठन। ये पांचों पॉइंट हैं किस चीज़ के? ये पांचों पॉइंट हैं आपके अंतर्दृष्टि। यानी अगर हमें बच्चे के अंदर अंतर्दृष्टि पैदा करनी है, किसी व्यक्ति के अंदर अंतर्दृष्टि पैदा करनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। मतलब इनसाइट कैसे डेवलप होती है किसी भी बच्चे के अंतर्गत। जैसे लक्ष्य, देखो जब तक हमारे पास टारगेट नहीं होता तब तक हम कह नहीं सकते कि किसी भी चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले जो मेन जो प्राइमरी जो फैक्टर है वो है आपका टारगेट, यानी ऑब्जेक्टिव। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छे से। मैं एक ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसके लिए भी एक अलग से सेशन करवाऊंगा। सेकंड जो पॉइंट आता है वो इसके अंतर्गत आता है बाधा, यानी ऑब्स्टेकल्स जितनी भी आती है हमारे। जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं, डेफिनेटली सी बात है उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स आएंगी, ठीक है। और इनसाइट तभी हमारे अंदर पैदा होती है, या फिर हमारी सूझबूझ एकदम से अचानक से समस्या का समाधान सूझता है। फिर अगर बाधा आती है तो डेफिनेटली सी बात है टेंशन होती है, तनाव होती है। और उस तनाव को जब हम दूर करते हैं अपनी मानसिक बौद्धिक क्रियाओं के द्वारा, तो जैसे ही हमारे पूर्व जो अनुभव होते हैं, जो पहले हमने जो चीज़ें सीखी हुई होती हैं, वो पहले सीखी हुई चीज़ें हम एकदम से क्या करते हैं, उनको संगठित करते हैं, यानी उसका एक कलेक्शन करते हैं। यानी दिमाग, आपके दिमाग के अंतर्गत जो चीज़ें पहले से फिट हैं उनको आपने वर्तमान परिस्थितियों में लागू किया ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें या बाधाओं को दूर कर सकें, ठीक है। जैसे आपने संगठन कर लिया उनका, फिर हम उनको पुनर्संगठन करते हैं। इट मीन्स पुनर्संगठन का मतलब यहाँ पे ये है जो चीजें आपने पहले सीखी थी, संगठन जो किया है अभी आपने रिसेंटली, उनको आप लागू करते हो इन परिस्थितियों में। किस चीज के लिए? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे ही आपने ये पॉइंट कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपकी इनसाइट काम करती है, यानी एकदम से आपकी जो सूझ जो होती है वो यहाँ पे विकसित हो जाती है, और आप उस संबंधित समस्या का जो कि वर्तमान परिस्थिति में आई हुई है उसका समाधान करने के लिए आगे की ओर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अध्यापक के लिए या फिर टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको याद रखनी है वो आपको जरूर देखना है। सबसे पहली बात तो विषय वस्तु जो है, यानी कंटेंट्स जो दिए गए हैं वो कंप्लीटली स्पष्ट होने चाहिए कि भी हमें क्या बताया गया है, ठीक है। जैसे टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं तो उनको सबसे पहले बच्चों को ये बताना चाहिए कि भाई आपकी जो कंटेंट्स जो हैं, आपकी जो सिलेबस जो है वो ये है, और हमें इस सिलेबस जो पर्टिकुलर चैप्टर वो करवा रहा है टीचर, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों वो ये चैप्टर उनके पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। ये वाली चीजें स्पष्ट रूप से बच्चों को टीचर के द्वारा बताई जानी चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। सेकंड चीज जो याद रखनी है कि अधिगम में एक्चुअल में 3 लेवल होते हैं, 3 स्तर होते हैं जो आपने पढ़े भी होंगे। समर्थी स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ये 3 जो लेवल हैं इनको हम बोलते हैं लेवल ऑफ लर्निंग। लेवल ऑफ लर्निंग। सबसे पहला आता है इसमें स्मृति यानी मेमोरी, फिर आता है अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, और लास्ट में आता है चिंतन यानी कि आप इसको थिंकिंग भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरा नाम देना चाहें तो इसको बोल सकते हैं एक तरह से रिफ्लेक्शन के रूप में काम करता है। अब ये कैसे काम करते हैं थ्योरीज में? देखो, आप बच्चे को सिखाते हैं, मान लीजिए आप छोटे बच्चे की बात करते हैं, हम यहाँ पे हम बच्चों को टेबल सिखाते हैं। सबसे चलो टेबल नहीं, आप अल्फाबेट की बात कर रहे हो, ABCD, बच्चे ने ये चीजें सीखी, ठीक है। आपने क्लासरूम में बच्चों को ABCD सिखाया। अब ए वाली चीजें जैसे ही हम बच्चों को ए बताते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, A फॉर एप्पल। अब ये साथ में आजकल हम डायग्राम दिखाने लगे हैं बच्चे को। अब बच्चे के माइंड में इस चीज को दीर्घकालीन स्मृति में डालने के लिए हमने उसको ए के साथ में एप्पल का फिगर दिखाया। अब बच्चे ने जैसे ही इस एप्पल का फिगर देखा तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही बच्चे को आप पूछोगे बेटा ए फॉर ए क्या होता है, तो उसके माइंड में वो एप्पल वाला फिगर मेमोराइज की चीजें याद आ जाएंगी और वो इसको आसानी से सीख पाएगा। तो ये होती है स्मृति वाली चीजें, ठीक है। सेकंड चीज होती है अवबोध। अवबोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग। ये चीजें कहाँ काम आती हैं? जैसे हम बच्चों से बोलते हैं कि आप एप्पल की स्पेलिंग लिखते हैं, तो जैसे ही बच्चा APPLE लिखेगा तो सबसे पहला वर्ड लिखते ही उसको याद आएगा कि मैंने पहले कभी A फॉर एप्पल पढ़ा हुआ है। अब
बच्चे को समझ आ गया कि ए फॉर उसने एप्पल अल्फाबेट अलग अलग क्यों पढ़े, क्योंकि वर्ड्स बना इनसे अल्फाबेट से। और ये चीजें जब बच्चों को समझ में आ जाएगी कि एक एक अल्फाबेट से वर्ड्स बन रहे हैं, तो ये वाली चीजें आती हैं आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर के अंदर। ठीक है, यानी जो सीखा है, जो स्मरण किया हुआ है, वो किस काम आया है बच्चे के। ठीक है, और फिर तीसरा जो स्तर आता है लर्निंग का, सबसे हाईएस्ट जो लेवल आता है वो आता है चिंतन का, यानी रिफ्लेक्शन या फिर थिंकिंग का। ये उच्च स्तर का एक तरह से आप लर्निंग मान लो। इसमें कंसेप्ट जो होते हैं वो हाई लेवल थिंकिंग के ऊपर चले जाते हैं, या फिर आप ये कहो कि बहुत ज़्यादा सीखने के बाद या फिर परिश्रम और मेहनत करने के बाद ये वाला गुण बच्चे के अंदर विकसित होता है, चिंतन या मनन करने का। और यही संबंधित है हमारे सूझबूझ सिद्धांत से। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, 2 पॉइंट मैंने आपको नोट करवाए हैं। पहला तो ये कि विषय वस्तु स्पष्ट हमें अध्यापक को कर देनी चाहिए। दूसरी, जो अधिगम के जो 3 स्तर हैं, इन तीनों स्तर के अनुकूल अध्यापक को कक्षा में परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए। यानी अनुकूल परिस्थितियां अध्यापक इन तीनों लेवल ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग करेंगे, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। यानी ये तीनों स्तर कंप्लीट होने चाहिए और वो अध्यापक की ड्यूटी बनती है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, जैसा कि हमने कहा, ये इनसाइड जो थ्योरीज है वो क्या कहती है कि भाई आप पूर्ण या समग्रता वाली चीजें ध्यान में रखिए। तो जैसे ही हम पूर्ण या समग्रता की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा अभी इस पॉइंट से हटके चल रहा हूं कि छोटे बच्चों को क्या हम कंप्लीटली एक साथ पूरी की पूरी सामग्री सिखा पाएंगे। मान ले एक दिन स्टार्टिंग बच्चे को हम अल्फाबेट भी सिखा दें, या फिर हम उनको 2 वर्ड्स वाले जो 2 अल्फाबेट वाले वर्ड्स हैं, 3 अल्फाबेट वाले वर्ड्स हैं, उन सबको एक साथ तो नहीं सिखा सकते। हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम धीरे धीरे बच्चे को जो बड़ी जो विषय सामग्री है, विषय वस्तु जो है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। और मान लो उनके फ्रेम बना लिए जाते हैं। ये फ्रेम, जैसे बच्चे को हमें 4 चीजें सिखानी है, तो एक दिन हमने ये चीज सिखाई, फिर नेक्स्ट डे इसको रिवाइज करके नेक्स्ट वाला जो लेवल है वो इसमें बढ़ाना है अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 3rd डे आप उसको सिखाओगे, तो इन दोनों को इसके साथ रिलेट करके और रिवाइज करके करवाना है। तो हमने जो पूरी विषय सामग्री जो 4 भागों में डिवाइड की थी, ये चारों के चारों जो पार्ट्स हैं, ये बच्चे ने सीख लिए। लेकिन हमने किया क्या, हमने सरल से कठिन, ये एक सूत्र है, आपने पढ़े हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये वाले सूत्र आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। तो हमने बच्चे को सबसे पहले जो नई चीज सिखाई है वो सरल से कठिन वाले क्रम में सिखाई है। तो ये क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है आपसे कई बार कि निम्नलिखित में से किस अधिगम के सिद्धांत में सरल से कठिन सूत्र का प्रतिपादन किया जाता है, और वो आपकी गेस्टाल्ट थ्योरी है, इनसाइड थ्योरी है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। यानी मैं आपसे सीधा ये बोल सकता हूं कि आप जो जितने भी जो कंटेंट्स जो हैं, वो टॉपिक जो हैं, जो सिलेबस आपको क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है, उसको आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड कीजिए, फिर आप उसको पढ़ा सकते हो। इससे बच्चे उस विषय सामग्री को अच्छी तरह सीख भी पाएंगे और उसको लेवल जो लर्निंग थे 3 के, वो भी वहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर पूर्ण समस्या जो है, बच्चे के सामने अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो बच्चा उस प्रॉब्लम को कैसे समाधान करेगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपने बच्चे को बोलना है कि आपको एक ऐसा फिगर बनाना है जिसके अंदर 4 लाइन एक साथ अटैच हुई हों। अब बच्चे के माइंड में आया, भाई 4 लाइन कैसे हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, अब वो 4 लाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। लेकिन अगर मैंने उसको नहीं बताया कि चारों के चारों जो रोज हैं एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए ऐसे, तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। उनको सीखने को स्टार्टिंग में मैंने जो वर्डिंग यूज की, उनको ये लगा कि 4 लाइनें लिखनी है हमें। अब वो किस तरह लिखनी है, यानी मैंने उन्हें प्रॉब्लम कंप्लीट रूप से दी ही नहीं, तो ये मेरा फॉल्ट है। तो ये सिद्धांत जो सूझबूझ का सिद्धांत है वो यही कह रहा है कि आप समस्या को पूर्ण रूप से पहले बच्चे के सामने रखिए। अब मैंने ये कहा कि 4 लाइनें आपको रखनी हैं, अब मैंने उनको ये नहीं कहा कि ये चारों लाइनें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। जब तक कनेक्टेड वाला वर्ड यूज नहीं किया तब तक बच्चे ने तो इसको ऐसे ही समझा। तो हमें इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि आप जो समस्या बच्चों के सामने रख रहे हो या फिर आप कोई क्वेश्चन बच्चे को समझा रहे हो, तो एटलीस्ट आपका क्वेश्चन कंप्लीट भी होना चाहिए और वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। ये चीजें अगर आप बच्चे को कंप्लीटली करवा पाओगे तो ही बच्चे उस चीज को सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि समस्या वो है पूर्ण रूप से बच्चे के सामने रखी जानी चाहिए। सेकंड जो चीज है समस्या का समाधान। अब मान लो जरूरी नहीं होता कि छोटी जो प्राइमरी क्लासेस होते हैं उसके अंदर बच्चे समस्या का समाधान स्वयं अपने आप कर पाए, क्योंकि उनके सोचने समझने का जो स्तर होता है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता।
यहाँ पर अध्यापक की भूमिका बनती है, यानी टीचर उनको बताएगा कि आपको कैसे इस समस्या का समाधान करना है, और वो समाधान भी कैसे बताएगा, टुकड़ों के अंदर, यानी फ्रेम के अंदर वो जो प्रॉब्लम है उनको डिवाइड कर देते हैं, फिर उस समस्या का समाधान निकालते हैं। वैसे तो आपने रिसर्च के बारे में पढ़ा होगा काफी, अनुसंधान के बारे में। उसमें जो अनुसंधान आती है, एक तरह से आप ये मान लीजिए कि क्रियात्मक अनुसंधान का आपने नाम सुना होगा, एक्शन रिसर्च का नाम सुना होगा। ये जो एक्शन रिसर्च है वो इसी बेस पे की जाती है। सेकंड चीज और आपको याद रखनी है, जो सूझबूझ का जो सिद्धांत है, समग्रवाद जो है, ये पूर्ण रूप से बच्चों के फेवर में है। क्यों? क्योंकि समाधान यहाँ पे बच्चे स्वयं करते हैं। इसका मतलब लर्निंग बाय डूइंग। आपने ये चीजें पढ़ी होंगी पहले। लर्निंग बाय डूइंग क्या कहती है कि बच्चे स्वयं किसी कार्य को करके देखें। जब तक बच्चे स्वयं किसी कार्य को करके नहीं देखेंगे तब तक वो समस्या का समाधान, अगर हम उनको डायरेक्टली समाधान सॉल्यूशन बता देंगे तो फिर बच्चे की समझ, यानी जो लेवल अंडरस्टैंडिंग वाला जो लेवल है वो तो इनकम्प्लीट हुआ। तो हमें इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम है वो बच्चे के सामने कंप्लीटली जाए, और तभी वो कैंडिडेट या वो बच्चा उस चीज को सीख पाएगा। फाइन, ये था समग्रवाद का सिद्धांत। और शिक्षा जगत में अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली मैथ्स और जो साइंस के जो टॉपिक हैं उनको आप इस थ्योरी के ऊपर बेस कर सकते हैं। सेकंड चीज, हाई लेवल थिंकिंग अगर हमें बच्चे के अंदर डेवलप करनी है तो ये थ्योरीज काम आती हो। और एक और चीज, क्रिएटिविटी, आपने सृजनात्मकता का नाम सुना होगा। ये क्रिएटिविटी वाला जो पॉइंट है वो भी इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड रहता है। तो सृजनात्मकता अगर हमें बच्चे के अंदर विकसित करनी है तो सूझबूझ वाला सिद्धांत आपके काम आएगा। ठीक है, ये था संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत सूझबूझ गेस्टाल्ट थ्योरी। हाँ, अभी मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया। इसमें जो एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो एक्सपेरिमेंट कोहलर ने किया था सुल्तान नाम के चिंपैंजी के ऊपर। और कोहलर ने किया गया एक्चुअली 1916 के अंदर उसने ये देखा कि जो गेस्टाल्ट जो थ्योरी है, यानी कि जो समग्रता वाला जो सिद्धांत है, उसको एक डेफिनेटली एक निश्चित से एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको ढालना चाहा। तो कोहलर ने कोफ्का की सहायता से और वर्दीमर की सहायता से अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। उसने किया क्या, स्टार्टिंग के अंदर एक जो बंद पिंजरा, या आप लोग बहुत सारी बुक में अलग अलग चीजें दी हैं, जैसे एस के मंगल की बुक मैंने पढ़ी थी, उसके अंतर्गत उन्होंने पिंजरे के बाहर केले दिखा रखे थे, वो छड़ी से उसको ले रहा था। और लगभग वैसे आपको याद क्या रखना है, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे किया था, और एक कमरे के अंदर छत से केले लटका दिए गए थे। अब जैसे वो केले छत के ऊपर लटका रखे तो नीचे जो चिंपैंजी बैठा था उसको भूख लगी तो उसने देखा केलों की तरफ। अब उस सबसे पहली चीज जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि वो उन केलों को कैसे खाएगा। अब चिंपैंजी ने एक बार उछल कूद करके देखे, उसका हाथ वहां पे नहीं गया। फिर उसने क्या देखा कि कमरे के अंदर एक डब्बा रखा था, एक बॉक्स रखा था। उसने उस बॉक्स को उठाया और ठीक केलों के नीचे वहां पे रखा, और उसके ऊपर चढ़ के उन केलों को उसने ले लिए। यानी अब उसने सबसे पहले पॉइंट के अंदर उसने दिमाग क्या लगाया, परिस्थिति, चारों ओर की परिस्थितियां हैं उसमें उसने घूम के देखा कि मेरे काम में कौन सी चीजें आ सकती हैं, या फिर मैं किस चीज को अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रयोग कर सकता हूं। एग्जैक्टली सेम यही चीजें हम बच्चों को करवा सकते हैं अगर हम उन बच्चों को फ्री छोड़ते हैं, हम उनको स्वयं कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसके लिए टीचर जो सामने खड़ा है वो बच्चों को फोर्स करता है, वो बच्चों को एनकरेज करता है कि बच्चे स्वयं कुछ कार्य करें। और जैसे ही परिस्थिति, रियल लाइफ सिचुएशन उनको दी जाती है, एक्चुअल सिचुएशन उनको दी जाती है, तो स्वयं वो करने के लिए अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। अब सेकंड टर्म में क्या हुआ, केलों की जो हाइट थी उस कमरे के अंदर थोड़ी सी और बढ़ा दी गई। अब चिंपैंजी ने तो वही देखा कि भाई केले नहीं मिल रहे, तो उसने डब्बा देखा, फिर उस डब्बे को रखा। लेकिन अब की बार केलों की हाइट पहले से ज्यादा थी, तो उस डब्बे से भी उसका काम नहीं चला। बट वहां पे एक साइड में एक डब्बा और रखा था। अब चिंपैंजी ने देखा कि एक डब्बा ये है और एक डब्बा वो है। उसने कुछ टाइम के लिए वो वहां पे रुका, और उन दोनों डब्बों को देखने के बाद उसने ऊपर की ओर देखा, छत की ओर। फिर उसने एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा लगाया और वो केले खा गया दोबारा। यहां भी उसकी इनसाइड थ्योरी सबसे ज्यादा यूज हुई, यानी उसने अपने दिमाग का, अपने जो सोचने का जो स्तर है उसका प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान किया। थर्ड लेवल के अंदर कोहलर ने क्या किया, उन केलों की हाइट और भी ज्यादा कर दी, और वहां पर उस कमरे के अंदर जहां पे वो चिंपैंजी बंद था उसमें स्टिक लगा दी। अब वो स्टिक क्या थी, दो स्टिक रखी गई थी एक्चुअल में वहां पे। दोनों स्टिक ऐसी थी कि उनको अगर आपस में जोड़ा जाए तो वो जुड़ जाती है, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। उस स्टिक का यूज करना था उस चिंपैंजी को, और कोहलर को अच्छी तरह से पता था अगर चिंपैंजी ने पहले ही अगर वो डब्बों का यूज किया तो डेफिनेटली सी बात है वो उनका यूज करेगा। इस चीज को देखने के लिए, यानी उस समस्या के समाधान करने के लिए जो कि केले थे उस चिंपैंजी के लिए, तो चिंपैंजी ने पहले तो वही डब्बों वाला एक्सपेरिमेंट किया, तो डब्बे वाले भी अब की बार काम नहीं आ रहे थे, तो वो हार सीख के वहां पे बैठ गया और उन दोनों छड़ियों से खेलने लगा। खेलते खेलते हुआ क्या, वो छड़ियां एकदम से जुड़ गई। जैसे वो छड़ी जुड़ी उसके दिमाग में ये चीजें आई, हाँ,
कि अब शायद उसकी बात बन सकती है। वो डब्बों के ऊपर चढ़ा, छड़ी से केले उसने खा लिए। यहां पर समस्या का अचानक से समाधान सूझना ही इनसाइट थ्योरी कहलाता है, यानी कि अंतर्दृष्टि का अधिगम। अंतर्दृष्टि अंदर से दृष्टि, देखो नाम से क्लियर है इसके। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है स्वयं सोचकर समझकर किसी चीज का समाधान निकालना, और वो तब होता है जब हम चारों ओर की परिस्थितियों को अपने दिमाग में उतार लेते हैं और उनके ऊपर हमारा दिमाग विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है कि हाँ इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप कई बार कुछ चीजें याद करते हो आपको नहीं आती, और बाद में जब आप कुछ काम और कर रहे होते हैं तो वो चीजें आपके माइंड में भी आती है, और जैसे वो चीजें याद आती है तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आप हंसने लगते हैं। कोई आपसे पूछता भाई क्या हुआ, क्या ऐसे हंस रहे हो, आप कहते हैं ना मैं वैसे ही हंस रहा हूँ। तो ये वाली जो चीजें, यानी आपको एकदम से कोई काम करते हुए किसी समस्या का समाधान मिलता है या कोई चीज याद आती है, तो वो ही उसी को हमने बोला है इनसाइट, या एक तरह से अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। तो ये थ्योरी थी जो प्रोपाउंड की थी मैक्स वर्दिमर, कोहलर एंड कोफका ने। और इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए या फिर ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं उनको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करने के लिए ये थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट साबित हुई है। इसके अलावा संज्ञानात्मक सिद्धांत में एक थ्योरी और आती है, कर्ट लेविन, आपने नाम सुना होगा, क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन की जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अभी मैं आपको वो भी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल का सेशन मैं इंग्लिश की क्लास के लिए कर रहा हूँ। इंग्लिश में मैं आपको स्टार्टिंग में सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बेसिक चीजें करवाऊंगा, और उनके कुछ एग्जांपल जो मैं पहले से ऑलरेडी पेज के ऊपर बना के लेके आ रहा हूँ वो सारे के सारे मैं आपको कंप्लीटली करवाऊंगा इसी टाइम 9 बजे यानी। तो आप कल प्लीज मेरे साथ बनिएगा। इंग्लिश में सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लोज मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा इंग्लिश के अंदर। हालांकि मेरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में जरूर रहा है, बट पर्टिकुलर मैं कॉलेज में ज्योग्राफी ही पढ़ाता हूँ, और ये जो चीज़ें हैं वो मैंने स्वयं सीखी हैं पढ़ के, और आप जैसे जो विद्वान जो लोग हैं उनसे मैंने सीखा है, पवन जी से सीखा है, परवीन जी जो हिसार हैं उनके भी काफ़ी मैं नोट्स फॉलो करता हूँ, शशि सर जो हैं और शीतू मैडम जो हैं, इन सब के मैं कंप्लीटली करता हूँ। साइको वाले टॉपिक भी मैं कंप्लीटली आपको करवाऊंगा, बट कल का सेशन जो है वो मैं इंग्लिश के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं 3 दिन तो आपको इंग्लिश करवाऊंगा और 3 दिन में आपको साइकोलॉजी करवाऊंगा। ठीक है, तो आप कल वाला सेशन भी मिस मत करिएगा। चलो अब मैं बात करता हूँ कर्ट लेविन की। कर्ट लेविन वाली थ्योरी जो है वो कंप्लीटली क्षेत्रवाद के ऊपर आधारित है। क्षेत्रवाद का मतलब क्या है अब इसमें, क्योंकि ये थ्योरी आती है, जैसे इसका नाम आता है क्षेत्रवाद तो लोग सोचते हैं क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं, वो वाली चीजें हैं। एक्चुअल में कर्ट लेविन ने ये कहा था कि जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं या कोई नई चीज अधिगमित हम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो इन्वायरमेंट है, जो भौतिक वातावरण जो है, उस भौतिक वातावरण में जो चीजें होती है वो हमारी सीखने वाली चीजों को प्रभावित करती हैं। कर्ट लेविन का जो मानना था वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। उसने ये कहा कि डेफिनेटली बात सही है इनकी कि हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन आसपास की जो भौतिक जो वस्तुएं हैं उससे ज्यादा हमारी जो मानसिक जो चीजें होती हैं वो हमें प्रभावित करते हैं हमारी लर्निंग वाली चीज के अंदर। यानी जैसे आप कोई नई चीज सीखते हो तो आसपास का एनवायरनमेंट कुछ हद तक उसको जरूर प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें इफेक्टिव होंगी या हमारे सीखने की जो प्रक्रिया है उसको जो प्रभावित करेंगी वो है एक व्यक्ति के खुद की जो चीजें हैं, यानी उसके अंदर जो चीजें हैं, या मैं ये कहूं कि व्यक्ति का खुद का जो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स जो होते हैं, वो खुद के जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं किसी चीज को सीखने के लिए। अब एग्जांपल देता हूं, मान लो एक 40 बच्चों की एक क्लास है, उसमें टीचर आराम से पढ़ा रहा है और एक व्यक्ति बाहर से आता है। ठीक है, अब जो बाहर से आया उस व्यक्ति को क्या दिखा कि कमरे के एक कोने में सांप है। ठीक है, अब जैसे ही उस व्यक्ति को वो सांप दिखा उसके सीखने वाली प्रोसेस वहां से इफेक्टिव होगी, लेकिन उस क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा था और जो बच्चे पढ़ रहे थे वो इस चीज से अवेयर नहीं थे। वहां पर उनकी जो पढ़ने की जो प्रोसेस जो थी या सीखने की जो प्रोसेस थी उस पर उस भौतिक वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ा। कब तक? जब तक कि उनको उन चीजों की नॉलेज नहीं हुई कि वहां कमरे में सच में सांप है। जैसे उनको उस चीज की नॉलेज हुई उनके सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। तो यही जो थ्योरी थी वो कर्ट लेविन ने दी थी। कर्ट लेविन का एक फॉर्मूला है वो अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको। कर्ट लेविन ने क्या बताया था एक्चुअल में, जो कर्ट लेविन था उसने एक चीज मेरे बताई थी, वो सिंपल सा फॉर्मूला था, B इजकल टू, आप इसको ऐसे लिखते हो P एंड E। ये जो थ्योरी है B इजकल टू F P एंड E,
ये है क्या, बी यहां पर बिहेवियर यानी कि व्यवहार को शो कर रहा है, और जो पी है वो पर्सन और ई है इन्वायरमेंट। एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन। देखिए बिहेवियर, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, पी स्टैंड फॉर पर्सन एंड ई स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट। ये फॉर्मूला किसने दिया है, ये कर्ट लेविन ने दिया है। अब कर्ट लेविन का क्या मानना था कि अगर हम किसी बच्चे के व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ें हैं, यानी वो व्यक्ति और उसका इन्वायरमेंट, इन दोनों का जो आपस में जो एक्टिविटीज़ होगी या इन दोनों की जो अंत्यक्रिया होगी, उसी के आधार पे उसका व्यवहार चेंज होगा या परिवर्तित होगा। अब यहाँ पर पी का मतलब पर्सन नहीं है, पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं, और ई का मतलब इन्वायरमेंट नहीं है। चीज़ें यही हैं लेकिन थोड़ा सा मोल्ड किया है कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन ने इसके आगे, इन दोनों के आगे वर्ड यूज किया साइकोलॉजिकल। ठीक है, पी कर्ट लेविन ने बताया साइकोलॉजिकल पर्सन और ई बताया साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो बिहेवियर है, मनुष्य का जो व्यवहार जो प्रभावित होता है, वो मनोविज्ञानात्मक व्यक्ति, यानी उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी बौद्धिक क्रियाएं जो हैं वो किस प्रकार काम कर रही हैं, और मनोवैज्ञानिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वाली बात आपको, वो सांप वाली स्टोरी अभी दोबारा रिफ्लेक्ट कीजिए अपने माइंड के अंदर कि मैंने क्या बताया था। जब तक उस अध्यापक को ये नहीं पता कि इस कमरे में सांप है, उन बच्चों को नहीं पता कि इस कमरे में सांप है, तब तक वो आराम से सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे उनको पता चला कि हाँ सांप है, तो वो चीज़ें उनके माइंड पे अटैक कर रही है। माइंड पे अटैक कर रही है का मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर बिहेवियर चेंज हुआ। यही कर्ट लेविन की थ्योरी थी। कर्ट लेविन ने कंप्लीटली ये बताया था कि जो फील्ड जो है, एक्चुअली इसमें कर्ट लेविन ने तीन चीज़ें, जिसको टर्म्स का नाम दिया था, वो तीन चीज़ें बताई थी। वो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसमें। वो तीन चीज़ें थी लाइफ स्पेस, वेक्टर्स एंड वैलेंस और टोपोलॉजी। क्योंकि मानव व्यवहार या फिर अधिगम को स्पष्ट करने के लिए अगर मैं बात करूँ कंप्लीटली, हमें इन्हीं तीनों पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। लाइफ स्पेस, आप इनको नोट कर लेना, चाहे नोट करना चाहें तो। लाइफ स्पेस, फिर है वेक्टर्स, और तीसरा आता है आप इसका टोपोलॉजी। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं आपको ये क्या चीजें हैं। देखो, लाइफ स्पेस को इसने कहा जीवन दायरा, या जो क्षेत्र आप जिसकी बात कर रहे हो। ठीक है, कौन सा क्षेत्र भाई, किस तरह के जीवन दायरे की हम बात करें, यानी हम किसी भी परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट कर पा रहे हैं, या कौन सी चीज़ें जो हम सीख पा रहे हैं, या जो चीज़ें हमें सीखनी हैं वो किस दायरे के अंतर्गत सीखनी है। यहाँ पे जीवन दायरा का मतलब एक तरह से ये है कि जो क्षेत्र आपको दिया गया है वो क्षेत्र आपके सीखने के लिए सूटेबल है या नहीं है, यानी स्वयं। और वो बनाता कौन है सूटेबल, वो हम खुद बनाते हैं, वो हमारे पूर्व अनुभव के द्वारा हम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ यही याद रखनी है। सेकेंड चीज़ आया वेक्टर्स। वेक्टर्स वैसे आई थिंक ये फिजिक्स वाले कुछ कंसेप्ट होंगे, फिजिक्स एंड मैथ्स में आते होंगे टर्म्स, लेकिन जो कर्ट लेविन है उसने अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्हीं तीनों का सहारा लिया है। वेक्टर्स जो है वो वेक्टर्स के अंतर्गत कोई चीज़ से हम कितना पीछे हो रहे हैं या किसी चीज़ से हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, इसको मैं बात कर सकता हूँ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को समझाकर। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें किसी काम को करने के लिए उत्साहित करते हैं, या कौन से कारक है जो हमें पीछे धकेलते हैं, वो वाली चीज़ें हम शामिल करते हैं वेक्टर्स के अंतर्गत, यानी कि कर्ट लेविन ने शामिल की है। तीसरी चीज़ आती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना इसको। मैं तीन फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे। ये तो है अंडाकार, ये है वर्गीय आयत टाइप में, और ये है पूरा का पूरा सर्कल। अब आपको तीनों चीज़ें दिख रही हैं। एक यहाँ पे मैंने यूज़ की है अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार, एक स्क्वायर के रूप में और एक सर्कल के रूप में। जो कर्ट लेविन है, कर्ट लेविन ने क्या कहा, कर्ट लेविन ने कंप्लीटली ये कहा है कि भाई ये तीनों चीजें समान हैं। ठीक है, देखो दिखने में अलग हैं लेकिन ये समान है। ये समानता जो है, अलग अलग दिखने वाली चीजें भी समान होती हैं, ये कर्ट लेविन ने कहा था टोपोलॉजी के अंतर्गत। इसका कहना क्या था, इसका मीनिंग क्या था, वो मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। कर्ट लेविन ने ये कहा कि भी कोई भी चीज़ जब हमें दी जाती है, या फिर ये जो फिगर्स जो मैंने आपको दिखाए थे, इन तीनों फिगर्स में मूल रूप से कौन सी चीज़ें यूज हुई हैं, यानी मुख्य रूप से इसमें जो चीज़ें यूज हुई हैं वो है लाइनिंग। और ये लाइनिंग
देखना, आप ध्यान से देखना, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही खत्म हो रही है, यानी सभी के अंतर्गत लाइनें ही यूज हुई हैं, बस उनको अलग अलग आकार दे दिया गया। लेकिन जब ये फॉर्मेशन जब इनका हुआ था, स्ट्रक्चर जब ये स्टार्टिंग में शुरू की गई थी, तब दो बिंदु इसमें रखे गए थे, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। ये दोनों के दोनों जो बिंदु हैं वो आपकी टोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली कर्ट लेविन ने जो बताया है वो लाइफ स्पेस, वेक्टर्स और टोपोलॉजी, इन तीनों को आपस में इंटरलेट किया और उसने ये कहा कि जो मानव का जो व्यवहार होता है वो खुद मनुष्य और उसके इन्वायरमेंट, इन दोनों का एक रिजल्ट होता है, इन दोनों का एक आउटकम होता है और एक प्रोडक्ट टाइप इसको मान सकते हैं। यानी ह्यूमन बिहेवियर है वो खुद से और परिस्थितियों से सीखता है, यानी इन्वायरमेंट से सीखता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे पर्सन और इन्वायरमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल होंगे, ना कि सिंपल फैक्टर्स। यानी सामाजिक और भौतिक सांस्कृतिक वातावरण वो नहीं होगा जो फिजिकली मौजूद है, बल्कि वो होगा जो मनुष्य या उस सीखने वाले व्यक्ति के अंदर जो चीज शामिल है। ठीक है, तो मेरा यही आज का ये सेशन था हमारा कंप्लीटली। ये दोनों संज्ञानात्मक थ्योरीज के अंतर्गत आते हैं, कर्ट लेविन का क्षेत्रवाद का सिद्धांत। वैसे तो ये सिद्धांत बहुत बड़े हैं, इनको पर्टिकुलर मैं 3-4 दिन में अगर एक सिद्धांत कराऊं तो भी कम होगा, क्योंकि ये थ्योरीज बहुत बड़ी हैं, वास्ट हैं, इनको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए। बट मैं आपको थोरोली ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा तो एटलीस्ट आप इनके नाम तो गलत नहीं कर पाओगे। जैसे कुछ थ्योरीज ऐसे आते हैं जिनके बच्चों को नाम भी नहीं पता होता और उनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे ZPD किसने दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने प्रोपाइंड किया था, आप बता दीजिए मुझे कि ZPD थ्योरी किसने दी थी।